Hello students, welcome to Awareness Academy. I am Gaurav Saini. I am Faculty of Economics. आज इस वीडियो में इसमें क्लास में हम थोड़ा देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे कवर करना है हमें जनरल स्टडीज़ के अंदर, यूपीएससी आईएएस के अंदर आपको या कोई भी स्टेट पीसीएस हुआ, क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे कवर करना पड़ता है, किस तरीके से कवर, क्या यूपीएससी पूछती है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है पूरा। तो ये हमें पूरा इसमें थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट 10 से 15 मिनट में हमें पूरा चीज़ देखेंगे, पूरी अच्छे से हम इसको कवर करेंगे पूरा। तो देखिए, आपको पता है जनरल स्टडीज में आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स एंड और आपका मेंस हो गया पूरा। मेंस में जो आपका जनरल स्टडीज जीएस पेपर 3 का ये पार्ट है आपका, ठीक है। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है, देखिए इकोनॉमिक्स जो है आपका मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स आपका। तो अगर, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको स्टैटिक पार्ट कवर नहीं करना है, देयर आर बेसिक्स है, कुछ स्टैटिक कंसेप्ट जो आपको कवर करने हैं। आपको एक पोर्शन है जो आपको कवर करना है, कुछ टॉपिक्स है जो कवर करने हैं आपको, और जो यूपीएससी आपसे पूछता है रेगुलर। तो स्टैटिक प्लस में डायनेमिक दोनों आपको इसमें कवर करना होता है। अगर हम स्टैटिक और डायनेमिक को मिला दे तो यूपीएससी क्या है, मींस स्टैटिक पोर्शन प्लस में करंट अफेयर से मिला दे तो यूपीएससी एटलीस्ट 2022 और मे बी 25 भी चला जाता है पूरा। ये 25 क्वेश्चंस तक यूपीएससी पूछ लेता है, मतलब एटलीस्ट 20% तो आता ही आता है आपका एवरी ईयर इन प्रीलिम्स के एग्जाम में। और सेम मेंस में कम से कम 9 और 10 क्वेश्चंस आपके मिलते हैं, यानी कि 100 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको मेंस से जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से आता है। प्लस में कोई ना कोई एक एस्से आपका होता है, किसमें एस्से 125 मार्क्स, एग्रीकल्चर में दे दिया या कोई भी इश्यूज आपको दे दिए वो आप इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। तो यानी कि एटलीस्ट 200 मार्क्स 225 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स से मिलते हैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, आपको यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। अब बच्चा पूछता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। बेसिक से बताया था मैं अभी। इकोनॉमिक्स में आप एज अ थ्योरी पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है, समथिंग इज प्रोड्यूसिंग, मींस ये गुड्स एंड सर्विस है, ये आपका पेन है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप क्या करते हो कि इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कंजम्पशन कैसे हो रहा है, ये आप एक साइंटिफिक स्टडी करते हो। या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि ग्रोथ को इंक्रीज करना है तो आप उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, या पॉवर्टी कैसे इंक्रीज उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, आप डिमांड की थ्योरीज पढ़ेंगे। दैट इज योर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। वो सब्जेक्टिव कुजनेट्स कर्व क्या होता है, ये सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक डिफाइंड टेरिटरी में, दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। वो आपका इकोनॉमी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्योरीज का, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। ये तो हमें जो पढ़ना पड़ता है वो हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। तो देखिए बाप, ये आपका, अब मैं थोड़ा आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज बताता हूं मैं। एनसीईआरटीज जो है आपकी इकोनॉमिक्स के लिए आज भी हेल्पफुल है, बहुत है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। और बेसिक के लिए 11th 12th के आप एनसीईआरटीज को कवर करिए। दूसरी चीज देखिए, आप इसके अंदर सिलेबस में क्या करना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स है, डायनेमिक है, कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। यूपीएससी ने सिर्फ लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, ऐसे जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स लिख दिया, ऐसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया, ये लिख दिया। लेकिन आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स क्या है, हमेशा ये प्रॉब्लम फील करता है, फेस करता है वो, कि उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है। और दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, भाई टेक्निकल सब्जेक्ट है, बुक कोई स्पेसिफिक है नहीं, तो इधर उधर भागते रहता है। और इकोनॉमिक्स उसको बहुत टफ लगता है, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में इतना इजी इकोनॉमिक्स बनवा देंगे आपका, इतना इजी इकोनॉमिक्स है, अगर आप पढ़ेंगे सही से उसको तरीके से कवर करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, आपका टीचर ऐसा समझाने वाला हो, तो बहुत टिप्स पे आपकी इकोनॉमिक्स होगी। और बहुत इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और सबसे बड़ी बात, कन्वर्जेंस रेशियो उसका हाई है। कैसे, अगर इकोनॉमिक्स के आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो मान लीजिए आपको कम पढ़ना पड़ता है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होते हैं।
वहीं हिस्ट्री में आप मान लीजिए, हिस्ट्री में आप कम से कम 8 तो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं आप बेसिक के लिए, फिर आप और बुक्स पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स कितने हैं, तब भी कितना, अगर आपने इतना पढ़ा तब भी आप 50-60% क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। कोई एंशिएंट मिडाइवल कल्चर से ऐसा फैक्ट पूछ ले आप नहीं सोल्व कर पाते। लेकिन सेम ज्योग्राफी में इतना मैपिंग आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर एक बार आपको समझ में आ जाए, आपका टीचर, आपका इंस्टीट्यूट आपकी इतनी हेल्प कर जाए कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर जाए, तो इतना पढ़ना पड़ता है, 300-400 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन कन्वर्जेंस रेशियो बहुत हाई होता है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो गारंटेड आप 8 क्वेश्चन सोल्व कर आएंगे। गलती आपकी कम होती है क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, ज्यादा इजीली आप उसको कवर कर, अच्छे मार्क्स उसमें ले पाते हैं, अच्छी स्कोरिंग आप उसमें कर पाते हैं। तो देखिए सिलेबस क्या होता है, पहले बार क्या क्या कवर करना होता है। देखिए बेसिक में जो कराते हैं, पहला क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन में सेम बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले बेसिक क्या आपका पूरा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, और उसे कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री कैसे सॉल्व करता है उसको, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कौन कौन सी होती है आपकी, ये सारा क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इंडिविजुअल और बिजनेस इससे डील करता है कि क्या डिमांड एंड सप्लाई, एक मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई है, और मैक्रो इंडिकेटर्स आपके GDP हो गया, एक पूरे इंडिया में क्या डिमांड एंड सप्लाई है। तो देखिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स आप मैक्रो नहीं समझ पाएंगे। एटलीस्ट आपको डिमांड एंड सप्लाई, कैसे मार्केट में डिमांड इंक्रीज होता है, कैसे सप्लाई इंक्रीज होता है, कैसे जो फ्री मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई है, जो ये इनविजिबल हैंड बोलते हैं, एडम स्मिथ ने बोला है, कैसे ये करता है पूरा। जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, डिमांड कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, कैसे सप्लाई इंक्रीज होती है, तो आप कैसे GDP को इंक्रीज कर पाओगे, कैसे आप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर पाओगे, कैसे आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर, कैसे आप पूरा फिस्कल डेफिसिट कम कर पाओगे आप। तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इस पे बेस होती है। तो मैक्रो एंड माइक्रो इंटरडिपेंडेंट होता है तो पूरा, तो ये करना बहुत जरूरी है। डिमांड हम इसमें क्या कवर होता है, डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, यूटिलिटी हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया पूरा इसके अंदर। तो ये चीजें आपको इसमें कवर करनी होती है बेसिक बिल्कुल। देखिए UPSC माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 2-3 साल में, हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन ये करना क्यों होता है, देखो बेसिक है आपका, जब तक बेस नहीं बनेगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी कर पाओगे आप, बात समझ रहे हो। तो इसलिए बेसिक इसलिए कवर करना होता है। क्वेश्चन साइज में UPSC हर 2 साल में एक पूछे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी होता है बेसिकली। सेकंड है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस है। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपका कोरफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये कवर करना होता है। फिर दूसरा होता है आपका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं, जिसमें आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करते हैं, ये क्या होता है, इनके कॉजेज क्या क्या आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में, ये सारा कवर। फिर इन्फ्लेशन को मेजर करना होता है, कैसे मेजर्स करेंगे, जिसमें WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब कवर करना होता है। उसके अंदर आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, नेशनल हाउसिंग रेजिडेक्स, ये चीजें इसमें आपको कवर करनी होती है इन्फ्लेशन के अंदर। फिर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन में से हर साल UPSC क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स के अंदर एक तो पूछता है 2 नंबर का, 2 भी पूछ लेता है कई बार, इंपैक्ट पे पूछ लेता है, कंसेप्चुअल पूछ लेता है, डायरेक्ट कई बार तो 2 भी पूछ लेता है प्रीलिम्स के अंदर। एक तो आता ही आता है एवरी ईयर, प्लस में एक क्वेश्चन मेंस में भी आता है इन्फ्लेशन वाले कंसेप्ट को करंट अफेयर से लिंक करके पूछता है। काफी इजी यूनिट है आपकी पूरी, तो ये सारा इसमें आपको कवर करना होता है। इसके अंदर फिर आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी देखना होता है आपका। इन्फ्लेशन टारगेट मतलब जो RBI को टारगेट दिया गया कि इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। वो सब सिलेबस में आपके जैसे क्लासेस चलते हैं उसको डिटेल में क्या आता है। देन हमें कवर करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है RBI का,
जिसकी हेल्प से इसमें कुछ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स दिए गए जिसकी हेल्प से आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मार्केट के अंदर। क्लियर, मार्केट के अंदर डिमांड को कंट्रोल करता है मार्केट के अंदर। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। मनी क्या होती है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सेविंग क्या अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट आपका, पोस्ट ऑफिस क्या डिपॉजिट क्या होता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, ये इसमें कवर होता है। फिर इसके अंदर हम कवर करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं, सारे कवर होते हैं आपके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सब इसमें कवर होता है। फिर क्वालिटेटिव टूल्स इसमें कवर होते हैं, मींस क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, ये सारा इसमें कवर होता है पूरा। मोरल सुएशन क्या होता है, ये इसमें कवर होता है। देन वी कवर इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है, उससे पहले हम कवर करते हैं बेस आपका ये एमसीआर क्या हो गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो गया, ये पूरा कवर करना होता है इसके अंदर, ये सारा पढ़ना होता है। फिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, ये कवर। फिर इसके बाद यूनिट आती है बैंकिंग। बैंकिंग में सेंट्रल बैंक से स्टार्ट करना चाहिए। आरबीआई क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स क्या है, एनबीएफसीज क्या है, ठीक है, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो गया, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड्स हो गया। बैंकिंग स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो कमेटीज आई, नरसिम्हम कमेटी से लेके जितनी भी आज तक कमेटी है वो सारी इसमें कवर करनी होती है पूरी आपको। क्लियर, तो साथ में इसके अंदर फिर आपको जब कर रहे हैं तो इसमें बेसल नॉर्म्स कवर करने होते हैं। बेसल नॉर्म्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, पूरा वो कवर करना होता है इसके अंदर। तो सारा बैंकिंग में एनबीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, ये सारा इसमें कवर करना होता है पूरा। तो काफी बड़ा चैप्टर है, ये पूरा करना होता है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बैंक से 2 से 3 आ जाते हैं करंट अफेयर्स मिला के आराम से। क्लियर, ये नेक्स्ट है फिर आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, देखिए मनी मार्केट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में मार्केट क्या होता है, जिस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, उसे हम मार्केट बोल देते हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, 1 साल से कम का हो मनी मार्केट, 1 साल ज्यादा हो कैपिटल मार्केट। डिटेल्ड पूरा क्लासेस में करते पूरा ये। क्लियर, तो इसमें क्या है पूरा मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है पूरा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज में कवर करनी होती है। फिर कैपिटल मार्केट का हिस्सा है पूरा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है आपका, एफपीओ क्या होता है, राइट इशूज क्या होते हैं, शेयर्स कैसे इशू होते हैं। फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, बेस प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है पूरा, ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, ये सारा इसमें पूरा कवर होता है पूरा डिटेल में पूरा इसके अंदर, ये सारा इसमें कवर होता है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में। तो इसमें से भी आपके करंट अफेयर से मिला दो तो 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं आराम से, बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं। क्लियर, एवरी ईयर पूछता है यूपीएससी। देन आपका पब्लिक फाइनेंस, मींस इसमें एक तो फिस्कल डेफिसिट, सेकंड टैक्सेशन, इसमें से भी एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बन जाता है आराम से एवरी ईयर प्रीलिम्स के अंदर। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जैसे फिस्कल पॉलिसी, दिस इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल करती है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई, दोनों को कंट्रोल करती है। वहीं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ डिमांड साइड फैक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर, तो इसमें आप पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। इसी में आप यूनियन बजट पढ़ते हैं, पूरा इसके अंदर आप पूरा यूनियन बजट में क्या दिया गया है, पॉलिसीज पढ़ते हैं गवर्नमेंट की, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं, एफआरबीएम एक्ट इसमें पढ़ना होता है आपको पूरा। फिर टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें टैक्सेशन पॉलिसीज पढ़नी होती है पूरी, आपकी कमेटीज कौन कौन सी आई है, टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए कौन सा क्या क्या लेके आई गवर्नमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए, स्मूथ करने के लिए क्या क्या लेके आया,
पूरा पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। जीएसटी इसमें पढ़ना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो पूरा पढ़ना होता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी कवर होते हैं आपके, पूरा करंट अफेयर्स मिला दे तो करंट अफेयर्स मिला के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट आपका 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिंपल सी भाषा में इंडिया का लेन देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाहर की कंट्रीज का, वर्ल्ड के साथ, सिंपल सी भाषा में बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आप कह सकते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या है, ये सारा से पढ़ना पड़ता है। करंट अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, उसी क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना पड़ता है। फिर इसके अंदर आपको डेफिसिट कौन, ये पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है जो आपके ये रिजीम्स होते हैं, जो आपके रिजीम्स होता है फ्लोटिंग, जिसमें जो पैसे का बढ़ना और घटना होता है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, आपका मैनेज्ड फ्लोट हो गया, आपका फ्लोट फिक्स्ड हो गया, आपका रिजीम हो गया पूरा। ये सारा ऐसे पूरा कवर करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कि रुपया कैसे एप्रिसिएट हो रहा है, कैसे डेप्रिसिएट हो रहा है अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, और उस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है। फिर इसमें आप नीर का कंसेप्ट पढ़ते हैं आप इसके अंदर, एक्सचेंज रेट जो होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, पूरा इसमें आप एक पूरा कवर करते हैं। फिर जो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी, आपकी जो आपकी पॉलिसी है वो क्या है, वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो इसमें कवर करना पड़ता है पूरा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें क्या पूरा डिटेल इसमें पूरी कवर होती है। इसमें से भी क्या है 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस का ही पार्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका इसके बाद नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या है, आपका एनएनपी क्या है, आपका जीडीपी निकालते कैसे, ग्रोस वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, जो ये सारा इसमें कवर होता है पूरा। क्लियर? फिर इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बेसिक्स वो इसमें कवर होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, वो इसमें कवर किया जाता है। प्लस में इसके अंदर आपको जो एक अभी जीडीपी सीरीज जो चेंज करी है, पहले क्या थी अब क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, बेसिक प्राइस पे क्या होता है, ये सारा पूरा इसमें नेशनल इनकम में कवर होता है पूरा। ठीक है, और इसमें आपका जो कवर होता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है ये कवर होता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है वो इसमें कवर होता है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है वो इसमें कवर होता है। पोटेंशियल जीडीपी पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें पूरी इन डिटेल पूरी कवर किया जाते हैं प्री और मेंस। तो यही पार्ट प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। तो मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी बनता है। प्री में भी एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है प्री के अंदर, चाहे करंट से चाहे स्टैटिक से हो। मेनली स्टैटिक से बनता है, टेक्निकल थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। 9th फिर हम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आपका WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये तो करना ही पड़ता है। प्लस में इसके साथ में कुछ 30 से 35 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और करनी पड़ती है। AIIB हो गया, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, NDB हो गया, वो सारा इसमें पूरा कवर का डिटेल। इसमें से भी क्या है 1 से 2 और 3 क्वेश्चन ही पूछ लेती है कई बार यूपीएससी। 1 या 2 तो आ ही जाते हैं आराम से, बिल्कुल क्लियर। देन फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो फॉर जनरल स्टडीज यूपीएससी के लिए, दैट इज एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा टॉपिक इकोनॉमिक्स का, प्री मेंस सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेंस में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 30 से 40 नंबर का आता है। प्री में इसके अंदर कम से कम मेरा खाली 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, करंट का मिला दे, पॉलिसीज मिला दे, आपको इसके अंदर पूरा इंक्लूड कर दे। तो इससे पूरा 1947 से इवन उससे पहले भी स्टार्ट होता है, क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चैलेंजेस है। फिर पूरा आपको आज तक बताया जाता है क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, सब्सिडीज वाला पार्ट बताया जाता है इसके अंदर, इरिगेशन में क्या प्रॉब्लम्स है।
तो इन डिटेल वो सारी चीजें एग्रीकल्चर में कवर होती है पूरा। तो सबसे ज्यादा टाइम ही लेता है, बिल्कुल 4-5 क्लासेस लेता है कंप्लीट होने में आराम से, बिल्कुल एग्रीकल्चर। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्रीकल्चर सारा। पॉलिसीज कौन कौन सी है जो कि आपकी जो सिंचाई योजना है आपकी, पूरे जितनी पॉलिसीज है आपकी, इंश्योरेंस स्कीम है, वो सारी इन डिटेल में इसमें पूरी कवर होती है, पूरी इन डिटेल में। क्लियर? देन आपका इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज वाला। इंडस्ट्रीज देखिए, अब ये एग्रीकल्चर से ये जितने पार्ट है सारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ज्यादा। मेंस में काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, लेकिन प्री में भी पूछता है, हर पार्ट में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। इंडस्ट्रीज में से भी, इंडस्ट्री जो स्कीम्स है उसमें से पूछ लिया। तो इंडस्ट्रीज में हम एक्ट देखते हैं, कौन कौन से एक्ट आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, कौन कौन से आपके प्रोविजंस हैं वो सारा हम देख करते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है पर्टिकुलर इंडस्ट्री एमएसएमई के लिए क्या लेके आई है, स्किल इंडिया है उसको एनालाइज करते हैं पूरा। जितनी भी स्कीम्स है सारी मेन मेजर स्कीम्स को एनालाइज पूरा किया जाता है, और फिर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उसको लिंक करके पूरा बताया जाता है, इसके अंदर पूरा करना पड़ता है इसके अंदर। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका एजुकेशन, हेल्थ, रोड, रेलवेज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल आपका, ईपीसी क्या है आपका, पूरा सारे मॉडल्स इसमें कवर होते हैं पूरा आपको। तो ये जो 1 या 2 क्वेश्चन आप करंट से मिला के, करंट से लिंक करके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, और मेंस का तो पार्ट है ही। मेंस में तो हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट फिर आपका आता है इंक्लूसिव ग्रोथ। एक मैं बताना भूल गया, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एवरी ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? वो एक फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करता है। क्लासेस में बताया जाएगा आपको इन डिटेल में कैसे कैसे होता है, क्लासेस करेंगे तो उसमें बताया जाएगा पूरा डिटेल में, क्या जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग में क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, और कैसे गवर्नमेंट उसको सॉल्व कर रहा है, और कैसे वो हेल्प कर सकता है, डबलिंग दी फार्मर इनकम्स पे कैसे वो हेल्प कर सकता है, पूरा वो बताया जाता है इसके अंदर पूरा। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको भाई आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा। मतलब जो वो ग्रोथ हो रहा है, जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, मतलब इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट्स इश्यूज, मेनली इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है कि आप सबको सिंपल सी लैंग्वेज में सबको आप प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर दो, सबको आप एम्प्लॉयमेंट दे दो। भाई जब सबको आप काम दे दोगे तो अपने आप उस स्टेटस का डेवलप हो जाएगा, अपने आप उसकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। दैट इज सिंपल सी लैंग्वेज में दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है आपका एवरी ईयर मेंस में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी इससे, इंक्लूसिव ग्रोथ से, इससे या इससे रिलेटेड पूरा पूछता है आपका इसके अंदर पूरा। तो इसमें पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी जो आपका मेजर इंडेक्स क्या होता है, पूरा क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, ये सारा ऐसे पूरा कवर होता है, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर उसके बाद हम जो आपका लास्ट यूनिट आती है आपकी प्लानिंग, जिसमें पूरा 5 ईयर प्लानिंग क्या होता है, फिर नीति आयोग भी इसमें करते हैं पूरा, सारे 12 5 ईयर प्लान बताए जाते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या पॉजिटिव कैसे पूरा होता है, सारा इसमें पूरा इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, सब इसमें पूरा इन डिटेल पूरा कवर होता है। एंड देन फिर उसके बाद इन सब के बाद प्रीलिम्स से पहले आपको अपडेशन क्लासेस के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट करना होता है। बजट ये पूरा पढ़ना होता है। इकोनॉमिक्स से देखिए, अगर मेंस में आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं, इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि बताता है कि आंसर लिखा कैसे, आपकी राइटिंग बड़ी इंप्रूव करता है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे से कभी कभार 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, और कभी कभार कंसेप्ट से लिंक करके पूछ लेते हैं, या ट्रेंड पूछ लिया तो ट्रेंड के बारे में आ गया कि भाई
जो डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 10 साल 20 साल में, ऐसा कुछ पूछ लिया, या हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलर कमोडिटी का इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, पल्सेस का इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये सारा ट्रेंड इकोनॉमिक सर्वे में होता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, तो कई बार लिंक करके आते हैं, जितना आपका सिलेबस हो गया उसमें लिंक कर देते हैं पूरा उसके अंदर। सेम बजट में से एवरी ईयर एक मेंस में क्वेश्चन होता है, कोई नया स्कीम लेके आया, उसको एनालिसिस के लिए दे दिया, ठीक है, उसको एनालाइज करिए। सेम मेंस प्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो इस तरीके से मिला के आपके कुल 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट मिला दें तो 20 से 25 प्रीलिम्स में बनते हैं आपके, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा है तो 8 to 10 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, जो हर बच्चा अगर सही से पढ़ा है तो कर देगा। बाकी 7, 8, 9 क्वेश्चन थोड़े मीडियम स्टैंडर्ड के होते हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो आपको टफ पे ध्यान नहीं देना, आपको बाकी जो 18, 19, 20 क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है आपको, और वो 20 आप बिल्कुल ठीक करके आओगे, गारंटी है ये। अगर सही से आप इस चीज को पढ़ रहे हो आप तो बिल्कुल ठीक करके आओगे आप। क्लियर? तो ये बेसिक जो आपका एक सिलेबस है, यू हैव टू कवर फॉर योर इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडी जो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, ये कवर करना होता है। और एनसीईआरटीज आज भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, इकोनॉमिक सर्वे, बजट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। तो ये पूरा सिलेबस कवर हो गया क्लासेस में, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, और क्लासेस करेंगे तो इकोनॉमिक्स आपके टिप्स पे होगी, ये गारंटी है। क्लियर? तो बहुत बढ़िया मिलेगा। इसको बहुत डिटेल में कवर किया जाता है इन चीज को पूरा, ये एटलीस्ट क्लास में 70-75 आवर्स ये लेता है कम से कम कंप्लीट होने में पूरा। क्लियर? काफी हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलते हैं, सब कुछ है। तो इन डिटेल पूरा इकोनॉमिक्स इस तरीके से पूरा कवर होता है, ये टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। थैंक यू।